ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी में क्या चीजें कॉमन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने एक हार्ड कोडेड नंबर लिख दिया। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है? ऐसे तीन मेन एरियाज हैं जहां पर आपको स्टैंडर्ड्स लगाने के बारे में सोचना चाहिए। इसका नुकसान क्या है, इसका डाउनसाइड क्या है, कि मेरा क्या रिकमेंडेशन है, हमको क्या करना चाहिए। जो सबसे सक्सेसफुल टीम्स होती हैं जो मैंने देखी है वो यही करती हैं। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप ये काम कर किसके लिए रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अगर आप फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप एक्सेल में मॉडल्स बनाते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल मॉडल बनाना विदाउट स्टैंडर्ड्स के ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं विदाउट एनी ब्लूप्रिंट। मतलब मॉडल तो बन जाएगा, लेकिन क्या आपका कलीग अगर नेक्स्ट मंथ उस मॉडल को देखता है तो क्या उसको समझ में आएगा कि आपने मॉडल में क्या किया है? शायद नहीं, राइट? तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक मॉडल आप बना रहे हैं, आपने खुद के लिए बनाया है, आपको सब समझ में आ रहा है उस मॉडल में क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब आपका मैनेजर आपसे ये कहता है कि यार इसको अपने को ना अपडेट करना पड़ेगा, तब आपको खुद को ही ये कंफ्यूजन होगा कि क्या चीज कहां से कैलकुलेट हो रही है, राइट? तो आई गेस अब आप समझ पा रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडल्स में स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है। ओके, क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं, व्हाई स्टैंडर्ड्स मैटर, लेट अस अंडरस्टैंड इट। स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी हैं? यहां पर तीन मेन रीजंस की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। जब आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो आपके सारे मॉडल्स सेम फॉर्मेट में होते हैं, राइट? ऑल मॉडल्स फॉलो द सेम फॉर्मेट, मेकिंग प्रोजेक्ट ट्रांजिशन सीमलेस और इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो इमीडिएटली कोई भी समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या चीजें की गई हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज एरर रिडक्शन। एरर रिडक्शन मतलब अब स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से कैलकुलेशंस क्लियर होते हैं, राइट? फॉर्मूलाज सिंपल होते हैं और एरर्स भी कम होते हैं। तो क्लियर कैलकुलेशंस और सिंपल फॉर्मूलाज की वजह से आपकी जो मिस्टेक्स है वो काफी कम हो जाएंगे, राइट? क्योंकि देखिए, एक गलत फॉर्मूला अगर आप लगा देते हैं बाय चांस तो फिर आपका पूरा का पूरा मॉडल डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? एक गलत फॉर्मूला एंटायर मॉडल को खराब कर सकता है। सो दैट इज व्हाई अगेन यूजिंग स्टैंडर्ड्स reduces our errors, which is again a very important reason कि हमको चीजों को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज टीम कोलैबोरेशन। जब सब लोग सेम स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं तो टीम वर्क बहुत स्मूथ हो जाता है। मतलब when everyone uses the same standards, any team member can pick up any model and start working immediately, right? कोई भी मॉडल को पिक कर सकता है और इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज उसको पता है कि जिसने भी बनाया है उसने क्या चीजें की होंगी और वो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करता है एज पर द स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई स्टैंडर्ड्स मैटर। पर यहां पर मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देता हूं। यहां पर एक बड़ी रियलिटी ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दैट इज परफेक्ट फॉर एवरीवन। अगर हम ऐसा कहें कि जैसे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, यूएस गैप हो गया, आईएफआरएस हो गया, इंड एस हो गया, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं और ज्यादातर लोगों को पता है। अगर मान लीजिए हम इंडियास फॉलो कर रहे हैं तो अगर कोई आईएफआरएस वाली बैलेंस शीट भी आपके सामने आती है तो आपको पता है कि उसमें क्या चीजें की गई हैं, बिकॉज आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, राइट? तो सिमिलरली यूएस में जो कंपनीज हैं वो यूएस गैप फॉलो कर रही हैं तो आपको पता है उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस की गई हैं। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल मॉडल में भी कुछ हो तो हम सबके लिए ये यूनिवर्सल हो जाएगा। हम सब एक ही तरीके से मॉडल बनाएंगे, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, राइट? फॉर्मेटिंग एक तरीके से होगी, कैलकुलेशंस करने का तरीका, डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो चीजें काफी आसान हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे रियलिटी की बात करूं तो बात यही है कि ऐसा कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज यूज डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है जो सबके लिए परफेक्ट हो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज करती है। जब आप कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी ही आपको बताएगी कि हमको ये वाला स्टैंडर्ड यूज करना है और उस पर वो आपको ट्रेनिंग भी देगी। ओके, जैसे कि आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में अगर काम करते हैं, राइट, तो आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है? आपको पाइथन यूज करना है, जावा यूज करना है, सी प्लस प्लस यूज करना है। ये सबका अपना यूज केस है।
इसी तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी यही होता है कि हर किसी का एक अपना यूज केस है, तो वो एक अपना स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो जिसकी खुद की अपनी स्ट्रेंथ्स है, राइट, जिसकी अपनी आइडियल एप्लीकेशंस है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड द इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट एज वेल। ओके, सो दिस इज द रियलिटी। एक लाइन में अगर बोलूं तो ऐसा कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है जो एग्जिस्ट करता है, पर कुछ ऐसे मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्टेंस में है और जिनको फॉलो किया जा सकता है अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो बनाया है ICAEW, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इनका इन्होंने एक स्टैंडर्ड्स बना रखा है। रिगोरस डॉक्यूमेंटेशन इसमें फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड के अंदर में, विच इज परफेक्ट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट, जैसे कि बैंकिंग और ऑडिट एनवायरमेंट्स के लिए इनका जो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, ये जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो कैलकुलेशन ट्रेल्स है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। ओके, तो ये बहुत रिगोरस है अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं। ओके, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर आप ऑडिट एनवायरमेंट में है तो फिर ये स्टैंडर्ड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, सेकेंड है फास्ट स्टैंडर्ड। फास्ट का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल, अप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, ये इसका फास्ट मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बिकॉज इट इज स्पीड, मतलब ये फास्ट काम करता है, राइट। जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो एक्चुअल में एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट होता है कि इसको आप फटाफट इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स और कंसल्टिंग फर्म्स में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, तो क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं, तो आपके पास चीजों की गहराई में आप मॉडलिंग पे ज्यादा ध्यान दो, इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि मैं स्टैंडर्ड को पहले पढ़ने बैठूं, उसको इंप्लीमेंट करने बैठूं। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो साइड में रखनी पड़ती है, राइट। तो इतना टाइम एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या कंसल्टेंट के पास नहीं होता है। तो उनको चाहिए भाई फटाफट मेरा काम हो जाए, जो मिनिमम मुझे चीजों का ध्यान रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, वो भी हो जाए। तो उसके लिए फास्ट स्टैंडर्ड ज्यादा एप्लीकेबल है एंड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टैंडर्ड भी है। ओके, फिर तीसरी स्टैंडर्ड हो गई, दैट इज BPM, बेस्ट प्रैक्टिस मॉडलिंग। तो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडलिंग जो है, दिस इज डिजाइन फॉर कॉर्पोरेट FP&A टीम्स, राइट, या स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट FP&A टीम्स होती हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बिजनेस परफॉर्मेंस की प्लानिंग करनी है, राइट, उनके लिए डिजाइन करना है, तो उन सब के लिए ये BPM मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद आता है स्मार्ट मॉडल। अब मॉडर्न स्टैंडर्ड जो है, राइट, अगर इन सब में से आप कहो कि सर सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन सा है, तो फिर वो आता है स्मार्ट मॉडल, बिकॉज ये फोकस करता है ऑटोमेशन के ऊपर, ये फोकस करता है मॉडल की इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि एडवांस टेक्निक्स को यूज करती है, राइट। तो ये कॉम्पैरेटिवली एक नया स्टैंडर्ड है जो ऑटोमेशन और मॉडल इंटेलिजेंस, राइट, इन सब पे फोकस कर रहा है। बट ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, ये फिर थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस भी है, जिसको समझने के लिए आपको इसमें टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, so this is an overview of the 4 most popular models that are into existence. अब मैं आपको यह भी समझा दूं कि जब हम स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं तो एक्चुअल में आप किन चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल में हर एक प्रॉब्लम बिल्कुल यूनिक हो सकती है। तो हम ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ओके, तो आइए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, दैट इज द यूनिवर्सल एलिमेंट। मतलब ये सब स्टैंडर्ड्स, इन सभी में क्या चीजें कॉमन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया स्ट्रक्चर एंड लेआउट सेपरेशन। मतलब इनपुट्स, कैलकुलेशंस, आउटपुट्स, राइट। आप जब एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो आपको इन चीजों को अलग अलग रखना चाहिए। जैसे कि आपने जहां पर इनपुट्स लिखे हैं, जहां पर आप एजम्पशंस ले रहे हैं, ये वाला एरिया जो है बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। इसको आपको सेग्रीगेट करना चाहिए फ्रॉम योर कैलकुलेशन, जहां पर आप फॉर्मूलाज लगाकर एक्चुअल में कैलकुलेशन कर रहे हो। और फिर इस मॉडल की जो फाइनल आउटपुट है, ये मॉडल बनाने का जो पर्पस था, उसका जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है, जो आपकी कंपनी की वैल्यू निकल के आ रही है, या आपका जो डैशबोर्ड बन रहा है, राइट, तो ये सारी चीजें आप कहां रखोगे, आउटपुट वाले सेक्शन के अंदर। तो इन तीनों का सेपरेशन इज कॉमन इन ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट। फिर उसके अलावा कलर कोडिंग हो गई, ये भी सब में कॉमन है। जैसे कि हम ब्लू यूज करते हैं इनपुट्स के लिए, जहां पर भी
आपने एक हार्ड कोडेड नंबर लिख दिया। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है कि मैंने एक मैनुअल जाकर के रेट लिख दिया, जैसे कि टैक्स का रेट मुझे 30% लेना है, तो अब ये मैंने मैनुअली एंटर किया है, इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको जब मैं एंटर करूंगा तो मैं इसको ब्लू कलर कर दूंगा, दैट विल इंडिकेट कि ये हार्ड कोडेड फिगर है। ओके, तो इनपुट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। जहां पर भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिसके पीछे एक फॉर्मूला लगाया गया है, उसके लिए हम ब्लैक कलर से उसको डिनोट करते हैं। मतलब ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल मॉडल में जहां पर भी ब्लैक है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि उसके पीछे एक फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं है, हार्ड कोडेड है, तो आपको उसको ब्लू कर देना है। और इसके अलावा अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो जहां पर आप आउटपुट नहीं, मैं रेफरेंसेस कहूंगा कि आपने मान लीजिए किसी जगह पर एक सेल को ऑलरेडी यूज किया है। अब जैसे ये मैंने इनपुट शीट में लिख लिया, अब आगे चलकर मैं कहीं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मैं डीसीएफ की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वहां पर मैं इस टैक्स रेट को यूज करने वाला हूं। तो जहां पर भी हम ये इंटरनल रेफरेंसेस करते हैं और एक शीट से दूसरी शीट में डेटा को उठाकर लेकर आते हैं, तो वहां पर हम उसको ग्रीन कर देते हैं कि भैया ये नंबर ऑलरेडी कहीं और भी यूज हो रखा है। ओके, सो दैट इज हाउ कलर कोडिंग इज डन। फिर इसके अलावा फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, जैसे कि सिंगल सेल फॉर्मूलाज हो गए, राइट, वहां पे आपको प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन आपको बताती है कि हमको फॉर्मूला को अननेसेसरी क्लटर नहीं करना है, उसमें कोई भी चीज आपको इनकंसिस्टेंट नहीं रखनी है, राइट। आपने जैसे फर्स्ट सेल में जो फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आने वाली सेल्स में आप अगर उसको ड्रैग कर रहे हो, ठीक है, पर बीच में से कोई ऐसा आपने सेल उठा लिया और वहां पे अचानक से कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जो कि आपके बाकी के रो से इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी आपके फॉर्मूलाज में नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ओके, देन क्लियर अजम्पशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रॉपर अजम्पशंस आपको दिखाने चाहिए, शो करने चाहिए कि मैंने जो भी चीज अज्यूम की है उसको मैं अपने फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखूंगा। अब जैसे मेरा टैक्स रेट 30% है, तो मैं अगर जब पैट निकाल रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पैट इज इक्वल टू पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब अगर मैं फॉर्मूला के अंदर डायरेक्टली यहां पे मैनुअली 30% लिख दूं, मैनुअली 30% लिख दूं, तो जो भी उस मॉडल को रेफर करेगा, जो भी उसको चेक करेगा, उसको तो ये नंबर कहीं एक्सप्लिसिटली देखने को नहीं मिलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसने अंदर क्या किया हुआ है, राइट। तो ये चीज मैं क्या करूंगा, अपने इनपुट वाली शीट में स्पेसिफिकली जाकर के लिख दूंगा कि इस पूरे मॉडल में जहां पर भी टैक्स की कैलकुलेशन आएगी वहां पर ये 30% का रेट हम यूज करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो assumptions है वो क्लियरली डॉक्यूमेंट हो जाती है। ओके, फिर इसके अलावा कई चीजें हैं, ये तो हो गए जैसे यूनिवर्सल एलिमेंट्स जो हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कई हो गए वेरिएबल एलिमेंट्स, जैसे कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, वेराई होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैलकुलेशंस हो गए। अब हर इंडस्ट्री का एक अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है, राइट, उनका मेथड अलग है। फिर कंपनी स्पेसिफिक प्रोसेसेस हो गए, जब हर कंपनी का एक अपना वे ऑफ वर्किंग होता है कि उनको कोई चीज ऐसे ही करनी है। तो अब मान लीजिए पीडब्ल्यूसी कोई मॉडल बना रही, तो उनका एक अपना तरीका है कि वो ऐसे ही बनाएंगे। वहीं डेलॉइट करेगा तो उनका एक अपना तरीका हो सकता है कि वो ऐसे ही करेंगे, राइट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि उनको कैसा तरीका पसंद है। ओके, जो उनके बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए और बाकी लोगों के समझने के लिए या सीनियर मैनेजमेंट के समझने के लिए जो ऑलरेडी सेट है, जो चला आ रहा है, वो उसी को फॉलो करना प्रेफर करेंगे। ओके, फिर इसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अब ये कंट्री और सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो वहां के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स, अब सिंपल मॉडल से कॉम्प्लेक्स मॉडल्स तक जब हम जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें वेराई कर जाएंगी। एक तो हो गया कि आपने बेसिक सा 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाया, तो उसमें आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, एक अलग चीज हो गई। फिर जब आप एक कॉम्प्लेक्स मॉडल तक चले जाते हैं, आपने कोई एलबीओ मॉडल बना लिया, एमएनए मॉडल बना लिया, तो वहां तक जाते जाते आपकी बहुत सारी शीट्स ऐड हो जाती हैं, बहुत सारी नई कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो वहां पर करने का जो तरीका होगा और एक 3 स्टेटमेंट मॉडल को बनाने का जो तरीका होगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, राइट।
तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स में जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं, जब स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हैं मॉडल्स में, देयर आर गोइंग टू बी बोथ द केसेस। कुछ यूनिवर्सल एलिमेंट्स भी होंगे जो हर एक मॉडल में अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि कलर कोडिंग की मैंने बात की, या आप हर एक मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री का हो, ये सब जगह अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल एलिमेंट्स फिर भी रह जाते हैं जो कि हर एक फाइनेंशियल मॉडल में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मैं कुछ आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन समझाता हूं। स्पेसिफिकली इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ऐसे 3 मेन एरियाज हैं जहां पर आपको स्टैंडर्ड्स लगाने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला हो गया जब हम बैंकिंग या एनबीएफसीज के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना बेटर रहता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब मैंने आपको ICAEW के डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल के बारे में बताया, राइट। इनका जो डॉक्यूमेंटेशन का स्टाइल है वो बहुत ही रिगरस है, जो कि आपके लिए बेटर रहता है जब हम आरबीआई की कंप्लायंस करने जा रहे हैं, राइट। जब हमको आरबीआई के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करनी है, तो यहां पर रिगरस डॉक्यूमेंटेशन प्रीफर किया जाता है, क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑडिट ट्रेल होने चाहिए। ठीक है, आपने कब कब क्या चेंजेस किए हैं वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए। तो इस ऐसे केसेस में विल ऑलवेज प्रेफर ICAEW स्टाइल स्टैंडर्ड्स। ओके, देन टेक स्टार्टअप्स। अब टेक स्टार्टअप्स के लिए फास्ट की मेथोडोलॉजी सबसे अच्छी है, बिकॉज इट विल अलाउ यू टू मेक क्विक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, राइट। इसके बेसिस पे आपके लिए पिच डेक वगैरह क्रिएट करना बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट, बहुत क्विकली हो जाएगा। तो ये फास्ट मेथोडोलॉजी प्रेफर करते हैं जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस बनाना, राइट, पिच डेक बनाना, ये सब इनको मतलब इनके लिए स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, दैट इज व्हाई फास्ट स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोल सकता हूं इन सभी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई स्टैंडर्ड है तो वो है फास्ट स्टैंडर्ड। फिर कॉर्पोरेट एफपीएनए की अगर बात करें, जो एफपीएनए टीम्स होती हैं, ये लोग बीपीएम अप्रोच को फॉलो करते हैं, राइट, फॉर बिजनेस प्लानिंग, फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। यहाँ पे बिजनेस प्लानिंग और फोरकास्टिंग में ज्यादा फोकस होता है, राइट, तो यहां पर बीपीएम पॉपुलर है। ओके, तो देखिए ग्लोबल कंपनीज के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर फास्ट के फंडामेंटल सीखना आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए इनफैक्ट मैं कहूंगा जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स के साथ आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे जब आप फास्ट स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं इंडिया में जो आपको फाइनेंशियल मॉडलर की तरह हायर करती हैं, लेकिन वो सभी क्या करती हैं, आउटसोर्स करती हैं अपनी सर्विसेज को टू मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस। तो आप अल्टीमेटली यूएस की किसी कंपनी के लिए ही काम कर रहे होते हैं, पर इंडिया में आपने किसी आउटसोर्सिंग फर्म के पास आप काम कर रहे हो, राइट, आप जॉब कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में इनको क्या चाहिए होगा, इनको ऐसा फॉर्मेट चाहिए होगा जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, जो कि उनके लिए काम करने के लिए इजी रहता है। ऐसे केसेस में फास्ट की जो मेथोडोलॉजी है ये सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। ओके, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है। ये डिबेट होती है कि हमको एकदम फ्लेक्सिबल रहना चाहिए मॉडल बनाते वक्त, या फिर हमको स्टैंडर्ड्स में आकर के चीजों को रिजिड कर देना चाहिए। तो देखिए दो तरह की बातें हैं। अगर हम एक सिंगल फॉर्मेट मेंटेन करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है और हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर, हर एक टीम, हर एक जो भी टीम लीडर है, वो सब के सब एक ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ऐसा करने से देखिए कुछ फायदे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्या फायदा है कि आप टीम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हर किसी को पता है भाई क्या चीज हो रही है, पीछे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, सारी चीजें उनको बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज कंसिस्टेंट रहती है। ओके, लार्ज टीम्स के लिए ट्रेन करना आपके लिए इजी हो जाता है, राइट, किसी को ये चीज सिखाना इजी हो जाता है, बिकॉज हर कोई एक ही चीज फॉलो कर रहा है। और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी भी मेंटेन हो पाती है। जो काम कोई जूनियर करेगा एकदम सेम वही फॉर्मेट कोई सीनियर भी मेंटेन करेगा, तो फिर क्वालिटी भी यहां पर काफी हद तक एक जैसी रहती है, राइट। पर इसका नुकसान क्या है, इसका डाउनसाइड क्या है, इट इज रिजिड व्हेन बिजनेस नीड्स चेंज। ओके, मतलब जब बिजनेस की नीड्स चेंज होगी तो बिजनेस नीड्स चेंज होने पे भी ये रिजिड हो जाता है। मतलब अब जब क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, राइट। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर मैं मॉडल बनाता फ्लेक्सिबल अप्रोच में,
तो मेरे लिए काम आसान होता, लेकिन उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को अपने फॉर्मेट में ला करके मोल्ड करना और इसमें फिट करना मेरे लिए एक नया चैलेंज बन जाता है, अगर मैं एक सिंगल फॉर्मेट मेंटेन करके चलता हूं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबल अप्रोच में क्या फायदे नुकसान होते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच में जैसा मैंने कहा, इट इज इजी फॉर यू टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें बिल्कुल स्क्रैच से आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम मल्टीपल स्टैंडर्ड, जब आप फ्लेक्सिबल मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टैंडर्ड से बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठा सकते हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगी वो मैं उठा लिया, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मेरे काम में एक बाधा बन रहा है, एक हर्डल बन रहा है, उसको मैं अवॉइड कर दूंगा, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट दैट यू कैन अवेल व्हेन यू आर यूजिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। और तीसरी चीज हो गई क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो यहां पे क्रिएटिव सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट, बिकॉज आप जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही आप बिल्कुल स्क्रैच से सॉल्यूशन को बिल्ड करना शुरू करते हो, राइट। पर इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है, देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी, राइट। इनकंसिस्टेंसी आ सकती है जिसकी वजह से डिफरेंट मॉडल्स में अब एक आदमी ने क्या किया है ये चीज दूसरे वाले को समझाना अगेन चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाया हुआ होता है, हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं एक सॉल्यूशन की, राइट, कि मेरा क्या रिकमेंडेशन है, हमको क्या करना चाहिए। तो यहां पर देखिए मेरा सजेशन यही है कि हमको एक हाइब्रिड अप्रोच यूज करना चाहिए। कोई भी एक स्टैंडर्ड आप चूज कर लीजिए जो कि आपका बैकबोन बन जाएगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ICAW को ही फॉलो कीजिए या BPM कीजिए या स्मार्ट कीजिए या फास्ट कीजिए। मैं बोल रहा हूं जो भी आपको शुरू करने के लिए इजी रखता है, आप किसी एक स्टैंडर्ड को मान लीजिए। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं फास्ट स्टैंडर्ड के साथ शुरुआत करूं जो कि मेरा बैकबोन रहे। उसके बाद मैं और चीजें बोरो कर सकता हूं, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स में बोरो कर सकता हूं फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड्स एज एंड व्हेन नीडेड। Okay, so that is what you should do. Your first step should be choose a base standard. एक प्राइमरी स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यू कीप ऑन एडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड्स। जो भी दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे आपको जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती हैं उसको आप अपने पहले वाले स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और तीसरा स्टेप है कि यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नीड्स, मतलब अडेप्ट टू इंडस्ट्री नीड्स एंड कंपनीज रिक्वायरमेंट वट एवर इज नीडेड। जो सबसे सक्सेसफुल टीम्स होती हैं जो मैंने देखी है वो यही करती हैं कि वो एक अप्रोच फॉलो करती हैं, राइट। उन्होंने एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो किया हुआ है। पहले वो मान लीजिए फास्ट स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है तो वो ICAW के जो रिगरस स्टेप्स हैं, राइट, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। फिर इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग और कोई भी कस्टमाइजेशन करना होगा तो वो कर लेते हैं। ओके, तो मतलब एक हाउस रूल का कॉन्सेप्ट होता है कि अब PwC के ऑर्गेनाइजेशन में उनके हाउस के रूल्स चलेंगे, राइट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक अपने हाउस का रूल्स बना करके बैठे हैं। जो भी स्टैंडर्ड्स बाहर चलते हैं उसको एज इट इज ही अडॉप्ट किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके उन्होंने ऑलरेडी अपने काम करने का तरीका बनाया हुआ है। कंपनी के अंदर आप डिसाइड कर लो कि आपको किस तरह का स्टैंडर्ड यूज करना है और फिर उसको आप एकदम स्टिक हो जाओ और उसी को फिर आप हर एक प्रोजेक्ट में यूज करो। ओके, सो दिस इज अ हाइब्रिड अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग। नेक्स्ट इज सम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टिप्स, राइट। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो कि एज अ बिगिनर और प्रोफेशनल आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले यू स्टार्ट सिंपल, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर को आप पहले मास्टर कर लीजिए बिफोर गेटिंग इनटू सम एडवांस टेक्निक। ओके, मतलब आपको ICAW क्या बोलना चाह रहा है आप वो तो बाद में आता है। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा है, राइट। सो यू गेट स्टार्टेड विद द बेसिक स्टफ, उसके बाद आप इन एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाएं। ओके, एकदम क्लीन 3 स्टेटमेंट मॉडल अगर आप बना सकते हैं तो दिस इज बेटर देन मेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स DCF मॉडल। ओके, मतलब आपने एक DCF मॉडल बनाया किसी स्टैंडर्ड को लगाने के चक्कर में, लेकिन आप उसमें बहुत सारे एरर्स कर बैठे हैं बिकॉज उनकी काम करने का जो तरीका है वो आपको समझ में नहीं आया। तो भाई ये आपको कोई बेटर रिजल्ट्स नहीं देगा, या आपको और बेटर फाइनेंशियल मॉडलर नहीं बताएगा एज अगेंस्ट जहां पर आप एक क्लियर एक क्लीन 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना जानते हैं। तो मतलब एक क्लीन 3 स्टेटमेंट मॉडल विथ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इज बेटर देन अ कॉम्प्लिकेटेड DCF मॉडल। ओके, प्रोवाइडेड अगर उसमें भी आप गलतियां कर रहे हो तो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग
कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप ये काम कर किसके लिए रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो उनको तो स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए तो फिर तो सवाल ही नहीं आता कि और कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने को तो फास्ट ही यूज करना पड़ेगा। जहां पर ऑडिट नीड्स ट्रेसेबिलिटी, तो वहां पर हम ICAW को यूज करेंगे। जहां पर कॉर्पोरेट बजट्स आ जाते हैं, FP&A की बात आ जाती है, तो वहां पर हम BPM को यूज करेंगे। ओके, तो मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए कि क्या बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, अवॉइड परफेक्शनिज्म, मतलब 80% एडरेंस टू स्टैंडर्ड्स इज बेटर देन 100% पैरालिसिस। मतलब किसी एक स्टैंडर्ड को परफेक्ट करने में मत जाइए। अगर आप परफेक्शनिज्म ट्रैप में जाएंगे तो फिर आप कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। आपका सारा ध्यान कहां पर चला जाएगा कि वो स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, वो स्टैंडर्ड किस तरह से लाइन खींचने बोल रहा है, कितना रो की विड्थ लेनी है, कितनी कॉलम की विड्थ लेनी है, आप उसमें चले जाओगे। आपका सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना फाइनेंशियल मॉडल का मेन गोल होता है, राइट। फॉर्मेट बनाना किसी फाइनेंशियल मॉडल का मेन गोल नहीं होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मेरी सर्विस या मेरी कंसल्टेंसी जो है वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हो रही है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन। एंड लास्ट थिंग इज टीम अलाइनमेंट शुड बी फर्स्ट। मतलब इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप शुरू कर रहे हैं, राइट, तो भी वो चलेगा। That would beat the perfect individual models that nobody understands. आपने एक परफेक्ट मॉडल बना भी दिया लेकिन आपके टीम में वो किसी को समझ में नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो टीम अलाइनमेंट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ऐसा मॉडल बनाए जो कि पूरी टीम को समझ में आएगा। अब यहां पर मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा जो कि लोग गलतियां करते हैं। ओके, जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है बहुत ज्यादा खो जाते हैं इन गलतियों में, मॉडल्स में, स्टैंडर्ड्स में, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। यू शुड कीप दिस इन माइंड। जब हम फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि मैं इसको इतना खतरनाक बना दूं कि सामने वाला देख करके हिल जाए, उसको लगे कि यार मेरी एक्सेल कितनी स्ट्रांग है, उसको ये लगे कि मेरी डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। दैट शुड बी अवॉइडेड। आपको किसी भी फाइनेंशियल मॉडल में ओवर इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल मॉडल बनाने का जो पर्पस आप उसी को बीट कर रहे हो। बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लगाना आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आप एक फाइनेंशियल मॉडल इसलिए सिंपल होना चाहिए ताकि उसका जो यूजर है, जो उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग करने वाला है, वो अच्छे से उसको समझ सके कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आपने अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लगा दिए जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी, तो उसको लगाकर आप जब दोगे सामने वाले यूजर को, क्या वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? नो, राइट, द आंसर इज नो। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाना इज नॉट द एंड गोल ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल। एक फाइनेंशियल मॉडल का एंड गोल हमेशा यही रहता है कि जो भी यूजर इस फाइनेंशियल मॉडल को देखेगा, क्या वो इससे बेटर डिसीजन ले पाएगा। अगर आपका हमेशा सवाल यही होना चाहिए जब भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी तिगड़म लगा रहे हैं अपने मॉडल में, कि क्या इससे मेरे यूजर का, जो फाइनेंशियल मॉडल को यूज करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, उसका काम और आसान होगा या उसका काम और बढ़ेगा। ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए, आपका मापदंड होना चाहिए जब भी आप फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहे हैं। सबसे पहली चीज। ओके, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि यूजुअली लोग डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। ओके, जब आप पुअर डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो इससे सामने वाले को, अगर आपकी टीम में कोई और उस मॉडल को यूज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। आपने एजम्पशंस क्लियरली मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो जब आप क्लियरली नहीं मेंशन करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कैलकुलेशन का बेसिस क्या है। तो ऐसा करने से आपके फाइनेंशियल मॉडल का पर्पस अगेन बीट हो जाता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो मैं देखता हूं कि हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं फॉर्मेटिंग को लेकर, कि मैं ऐसी फॉर्मेटिंग करूं सामने वाला एकदम मेरी रंगोली देखकर खुश हो जाए, राइट। कि एक ही शीट में, एक ही मॉडल में मैंने इतने रंग भर दिए हैं कि मतलब क्या ही कहूं मैं, राइट। जैसे दिवाली की रंगोली आप बनाने जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड। एंड व्हेन आई से फॉर्मेटिंग, इट हैज टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अगर मैंने पहली वाली शीट में एक सर्टेन फॉन्ट साइज लिया है, एक सर्टेन फॉन्ट को चूज किया है, मैं कैलिब्री ले रहा हूं, मैं कैम्ब्रिया ले रहा हूं, मतलब एक चीज आप जो भी ले रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखिए ना अपने पूरे मॉडल में, राइट।
पहले मॉडल में ब्लू कलर कर रहे हैं, अगले में येलो कर रहे हैं, तीसरे में ग्रीन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी मॉडल जो है उसका बिल्कुल ही मतलब क्या बोलूं, स्टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, राइट। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे वो प्रोफेशनलिज्म चला जाता है। ओके, सो डोंट प्ले टू मच विथ फॉर्मेटिंग। इसकी एक अपनी खासियत है कि हम चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करें, पर अच्छे से प्रेजेंट करने में आप इसको अपनी स्कूल की कलर बुक मत समझिए कि उसमें आप कुछ भी किए जा रहे हैं और हर एक शीट में अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा करने से कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल नंबर है, उससे उसका ध्यान भटक के वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सो वी शुड नॉट डू दैट। ओके, और जो चौथी चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो काफी लोग नहीं करते हैं, दैट इज दे डोंट पुट एरर चेक्स। एरर चेक्स मतलब कि मेरा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो रही है कि नहीं, राइट। बैलेंस चेक्स आपको लगाने चाहिए, सेंस चेक्स आपको लगाने चाहिए कि भाई जो भी नंबर्स है वो सेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी शुड कीप इन माइंड। अब आते हैं की टेकअवेज की तरफ। तो आज के सेशन से हम क्या सीख कर जा रहे हैं? सो मेन की टेकअवे इज दैट standards are just tools, not rules. Okay, you need to use them according to your business goals and context. आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करना है अपने एंड गोल को मीट करने के लिए, अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करने के लिए। ओके, अपने बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग आपको उसको यूज करना चाहिए। सो चूज अ स्टैंडर्ड एज अ बैकबोन, एज आई सेड, राइट। आपको किसी भी एक स्टैंडर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। कोई एक स्टैंडर्ड आपको सही लग रहा है, जिससे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, हो चुके हैं, उसको आप एज एक बैकबोन बना लीजिए एंड देन मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एवरी स्पेसिफिक नीड। ओके, एक स्टैंडर्ड बैकबोन चूज करो, उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो। Then team alignment and documentation, these are non-negotiable. टीम अलाइनमेंट मेंटेन करना जरूरी है कि आपके टीम में सबको आपका मॉडल समझ में आता है। डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ओके, प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन। रीडिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स वोंट टीच यू मॉडलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्टैंडर्ड्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन से आप सीखोगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं फास्ट स्टैंडर्ड की पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को रट लूं, राइट, आप गूगल करोगे आपको उसका पीडीएफ का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पूरा। तो क्या वो चीज डाउनलोड करके मैं उसको पूरा रट लूं तो क्या मैं एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडलर बन जाऊंगा? द आंसर इज नो। वो जस्ट फॉर्मेटिंग की आपको टेक्निक्स बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो स्टैंडर्डाइज करेंगे हमारे फाइनेंशियल मॉडल्स को। क्या वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रही होंगी? द आंसर इज नो। कोई भी स्टैंडर्ड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाता है। ठीक है, लास्टली कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, मतलब व्हाट यू आर बिल्डिंग, फॉर हुम यू आर बिल्डिंग एंड बाय व्हेन इट नीड्स टू बी बिल्ड। कॉन्टेक्स्ट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, राइट, कब तक ये चाहिए होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, सो रिमेंबर द बेस्ट स्टैंडर्ड इज द वन योर टीम एक्चुअली फॉलोज कंसिस्टेंटली, राइट। जो स्टैंडर्ड आपकी टीम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकती है वही सबसे बेस्ट होता है। ओके, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। समरी ये है, स्टैंडर्ड्स टूल्स होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको यूज करना चाहिए। टीम अलाइनमेंट मेंटेन करना चाहिए कि जो सबको समझ में आए हमारी टीम में। सिंपल से आपको शुरू करना है, एकदम सिंपल मॉडल जो आपको लगे उससे आप शुरू कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्सिटी को वहां पर ऐड कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड्स को लगाने के चक्कर में आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही डाइल्यूट हो रहा है, राइट। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे थे, आप कंपनी की वैल्यूएशन निकालने जा रहे थे, वहां से सारा ध्यान आपका हट गया और आप ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, रो हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजों में आप खो जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा हमको नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छी बात है, जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड कंपनी यूज करेगी आपको वो खुद ही ट्रेनिंग देंगे कि हमको ये वाला स्टैंडर्ड लगाना है, तो हम आपको इस पर ट्रेनिंग देंगे और सिखाएंगे। मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए आपको हायर करेंगी। जो भी फॉर्मेट आप बनाते हैं वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं क्या, बस वो ये देखना चाहते हैं आपकी एक्सेल स्किल्स कैसी है, आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज कैसी है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। आपको उन चीजों पे जज किया जाएगा, इस चीज पे जज नहीं किया जाएगा कि आपको फास्ट आता है कि ICAW आता है। ओके,
और कंपनी जिस दिन आपको हायर करेगी तो वो ओरिएंटेशन वाले स्टेज में ही अपने सभी एनालिस्ट को, अपने सभी फाइनेंशियल मॉडलर्स को जो भी स्टैंडर्ड पे वो आपको काम करवाना चाहते हैं उस पे वो खुद आपको ट्रेनिंग देंगी। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही निकल के आती है कि आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है फाइनेंशियल मॉडल्स को। जो भी स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिस। रियल प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना सीखिए जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। फाइन, so that's all about financial modeling standards. Thank you for watching.